हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे कैसे हैं आप लोग? मजे में हो एकदम? ओके। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों खत्म होने की कगार पे है और बस कुछ एंड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही रह गए। सो आज अपन जो है, हाँ मैंने देखा था आपने रेड हेड डेडिकेट की थी, मैंने देखा है। चलिए भाई। सो ओके, सारे ज्वाइन कर चुके हैं। आप कैसे हो सर? मैं एकदम बढ़िया सर। एक डाउट है, अभी भी शीट में मुझे डिस्कशन है। डिस्कशन तो हो गया था ना कल। कल जो रेजिस्टेंस वाले, कैसे कैसे डाउट लेके आ रहे हो? मेरा देख, हाँ देखा है मैंने आयन। अब आगे नहीं होगा डिस्कशन करंट का? क्यों नहीं होगा? डिस्कशन होगा ना, करंट का डिस्कशन होगा, कल भी होगा। कल कल साथ में डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? कल कल पढ़ाने से पहले आज का जो होमवर्क दूंगा वो डिस्कस करूंगा ना। और कल के बाद जो अभी एक डीसीएस आएगी कैपेसिटर के बाद, कैपेसिटर के एक लेक्चर के बाद डीसीएस आएगी, उसमें डिस्कशन होगा। ठीक है? तो डिस्कशन तो मेन है यार, उसको थोड़ी खत्म करने देंगे। नहीं तो यूट्यूब पे पढ़ लेते तुम तो ये सारी चीजें। पढ़ना ही था तो यूट्यूब पे पढ़ ही लेते हैं। मेन तो डिस्कशन ही है रिकॉर्डेड से, और इनमें डिफरेंस तो यही आता है। चलिए भाई। सो आज का टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। मैं तीनों का कंस्ट्रक्शन करना आप लोगों को सिखाता हूं, एक एक करके अपन तीनों को पढ़ते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बच्चों गैल्वेनोमीटर। सबसे पहला है बच्चा, पहला इंस्ट्रूमेंट है दैट इज गैल्वेनोमीटर। इसके लिए थोड़ा सा आगे का नॉलेज रिक्वायर्ड होगा, लेकिन जितना रिक्वायर्ड होगा वो मैं तुम्हें बता के चलूंगा। ठीक है? गैल्वेनोमीटर, ये आता है इसमें ना, गैल्वेनोमीटर। बच्चों आज होमवर्क नहीं होगा ना, होमवर्क होमवर्क डिस्कस कल करेंगे। ठीक है? होमवर्क था क्या? अब मुझे अभी पढ़ा लेने दो, अभी मुझे पढ़ा लेने दो। ठीक है? इस टॉपिक को अगर आज पोटेंशियोमीटर तक खींच दिया ना तो कल हमारे पास टाइम होगा। आज अगर इसको मैंने पोटेंशियोमीटर तक खींच दिया तो हमारे पास कल टाइम होगा। ठीक है? चलिए बच्चों, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बच्चों एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट सेंस करने के लिए यूज की जाती है। इट इज यूज टू सेंस, इट इज यूज टू सेंस करंट इन एनी ब्रांच। बच्चों किसी ब्रांच में ये करंट सेंस करने के लिए यूज की जाती है। इट इज यूज टू सेंस करंट इन एनी ब्रांच। इसको, इसका जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके का होता है। सर्किट में आपको ऐसा दिखे, समझ जाना दैट इज अ गैल्वेनोमीटर, इस तरीके से। ठीक है ना? अगर इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। सर डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट में अंतर, डिवाइसेस में एक डिफरेंस बेसिक होता है, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के काम आते हैं। ठीक है ना? डिवाइसेस के अदर यूज होते हैं, डिवाइसेस के अदर यूज होते हैं बच्चों। जैसे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे उनको आप डिवाइसेस की कैटेगरी में डाल सकते हो, बल्ब वगैरह या जो भी समझ में आए, बैटरी वगैरह, वो उनको आप डिवाइसेस वाली उसमें कैटेगरी में डाल सकते हो। लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बच्चों वो रीडिंग वगैरह के काम आते हैं। ठीक है? सो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हो। क्लियर है बच्चों? सो गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं, मतलब एक तरीके से सबसेट बन गया। ये एक तरीके से सबसेट बन गया डिवाइसेस का। इंस्ट्रूमेंट इज सबसेट ऑफ डिवाइसेस, ऐसे बोल सकते हो।
चलो, इतना इतना वैसे हमें इंग्लिश में नहीं जाना था इसके। सो बच्चों, गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर को आप जिस भी ब्रांच में, अगर आपको करंट को सेंस करवाना है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, आप उस ब्रांच में कट मारोगे और इसके जो दो टर्मिनल दिखा रखे ना मैंने, ये दो टर्मिनल, ये एक टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, उन दोनों को ले जाके कनेक्ट कर दोगे, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सो जो भी जिस ब्रांच में भी करंट अगर फ्लो कर रहा होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। हम जो पढ़ने वाले बच्चों, हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने वाले हैं। हम कौन सा गैल्वेनोमीटर पढ़ने वाले? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो इसमें क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है भाई? इसमें इट कंसिस्ट ऑफ it consists of a pivoted coil. It consists of a pivoted coil placed in magnetic field of it pivoted coil placed in magnetic field of permanent magnet and a spring is attached to it and a spring is attached to it and a spring is attached to it। तुम्हें पता है मैं ये इतना टाइम क्यों ले रहा हूं? काफी बच्चे हमारे लेट लतीफ होते हैं जो आराम आराम से आ रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से अब 5-7 मिनट में वो आ चुके होंगे। ठीक है। सो फर्स्ट स्लाइड पे ही मैंने सारी थ्योरी वगैरह लिखा दी है। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करने वाले बच्चों, और उसमें क्या होता है? एक पिवोटेड कॉइल होता है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, एक परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है और उससे एक स्प्रिंग अटैच्ड रहती है। सो गैल्वेनोमीटर के बारे में पहले तुम्हें ये पता लगा गैल्वेनोमीटर का काम क्या है बच्चों? करंट सेंस करने के काम आता है। बनाया कैसे जाता है? एक कॉइल होता है जो कि पिवोटेड कॉइल होता है जिससे एक स्प्रिंग अटैच्ड होती है, इससे इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। कुछ चीजें जो इस टॉपिक की नहीं है लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी। सो कुछ चीजें बच्चों पहले मैं आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की बता देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, अगर कोई क्लोज लूप होता है, ठीक है, ये कॉइल है कॉइल, अगर ये एक क्लोज लूप है, वायर का बाइंडिंग कर रखी है आपने, सर्कुलर लूप है, इसको हम कॉइल बोलेंगे। अगर इसमें बच्चों आई करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है तो दिस कॉइल विल बिहेव लाइक दिस कॉइल विल हैव इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा बच्चों, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों तो नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा। सो इट विल बिहेव लाइक, ये तुम्हें आता है बच्चों थोड़ा बहुत, ये चीज आती है कि अगर एक क्लोज लूप होता है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक बार मैग्नेट जैसा होता है। आई मीन आप इसको एक डाइपोल बोल सकते हो, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बच्चों एम वेक्टर, तुम तो ड्रॉपर हो, तुम लोगों को तो पता है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मैं उस थोड़ी सी नॉलेज को आपकी को कंसिडर करके चल रहा हूं। तो एम की वैल्यू जो होती है बच्चों वो एन आई इंटू ए के बराबर होती है, इतना होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं बच्चों? करंट के हिसाब से। करंट कैसे है? अंदर की तरफ ऐसे। तो आप करंट के सेंस में अपने राइट हैंड की फिंगर को रोटेट कराओगे, अंगूठे की डायरेक्शन जो होगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। सो बच्चों जब भी एक क्लोज लूप होगा, वो क्लोज लूप कैसे बिहेव करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा उसका? इतना। तो डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोज्ड लूप।
सो बच्चों कोई भी क्लोज लूप होगा उसके पास अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, एन आई ए के बराबर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न। एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न। आई क्या है, करंट इन द लूप, करंट इन द लूप। और ए क्या है बच्चों, लूप का एरिया, लूप का एरिया। ठीक है ना, लूप एरिया। सिंपल सी चीज है, कुछ ऐसा नया भी बताया नहीं है मैंने तुम लोगों को। ठीक है, अब तुम्हें यह पता होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल पी वेक्टर, अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता था तो उस पर टॉर्क लगता था पी क्रॉस ई के बराबर। सिमिलरली अगर एक, अरे ये क्या हो गया, इतना पीछे कैसे चले गए, अरे आ गया, ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। अब ठीक है, अरे ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर को समझने के लिए हमें थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एक टॉपिक की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अभी इस चीज को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को समझाने के लिए मैंने कुछ चीजें बताई हैं आपको ना। थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको पिछले साल की होगी या ट्वेल्थ में पढ़ा ही होगा, ये वाला टॉपिक थोड़ा बहुत तो पता होगा कि क्लोज लूप जो होता है वो एक उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने ना कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना होता है, एन आई ए के बराबर होता है। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह की अभी इतनी होता है, ये हमेशा बच्चों प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्या हो गया, लैग आ रहा है क्या ज्यादा? ठीक है बच्चों, सो डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और इस तरीके से होता है। m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एन आई ए के बराबर। n इज द नंबर ऑफ टर्न, i इज द करंट इन द लूप और a इज द, सो अगर किसी लूप में बच्चों एक चीज का ध्यान देना, अगर इस लूप में करंट फ्लो करेगा तभी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा। अगर इस लूप में करंट फ्लो करेगा तभी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, m वेक्टर तभी डिफाइन होगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो m वेक्टर हो गया, ऐसे करके लिख देते हैं इसको हम लोग m वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं बच्चों, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो m वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन कैसे आती है, करंट के सेंस में अपना राइट हैंड घुमाओ, डायरेक्शन आ जाएगी। सो करंट नहीं होगा तो m वेक्टर भी नहीं होगा, लूप में अगर करंट नहीं होगा तो m वेक्टर भी नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, ये बच्चों एक तरीके से जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था ना, पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल, उसी तरीके से काम करता है। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगता था अगर उसका एंगल थीटा अदर देन 0 और 180 होता है तो टॉर्क कितना लगता था। सिमिलरली बच्चों अगर आप मैग्नेटिक डायपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो जैसे ये एम वेक्टर है बच्चों, ठीक है, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे बच्चों, इस पर भी एक टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क की वैल्यू होगी बच्चों एम बी, एम क्रॉस बी के बराबर। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू जो होगी बच्चों वो एम क्रॉस बी के बराबर होगी। अब अगर बच्चों करंट होगा तो एम होगा, ठीक है ना, करंट होगा तो एम होगा तो टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क नॉन जीरो होगा। अगर करंट ही जीरो है लूप में, अगर आपने एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अगर उसमें करंट ही जीरो है तो तुम्हें पता है एम जीरो होगा, एम जीरो तो टॉर्क जीरो होगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? इस कॉन्सेप्ट को ये यूज करता है टू सेंस द करंट इन एनी ब्रांच। ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों जिसको ये यूज कर रहा होता है। तो मैं इसका एक डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं। एक मेरे पास इसका इमेज है, जिस इमेज में कुछ कुछ आपको समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी ना। कल ही तो डाउनलोड किया था, कहां गया?
रुक जाओ बच्चों ना। देखिए भाई, ये मेरा फेवरेट इमेज है ऑन गैल्वेनोमीटर टू अंडरस्टैंड द गैल्वेनोमीटर। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला ना। ये बिल्कुल एकदम वैसा डायग्राम है। तो मैं समझाता हूं इसमें ना, इसमें क्या क्या होगा। हाँ जी। सो मैंने जो जो चीजें बोली है बच्चों अभी तक गैल्वेनोमीटर के बारे में, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। यहाँ पे एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें बच्चों एक होता है पिवोटेड कॉइल placed in the magnetic field of permanent magnet and a spring is attached to it. So बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो ये कॉइल दिखाई दे रहा है तुम्हें। यहाँ पे कॉइल बच्चों ये है, ये रहा, ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे करके जो जा रहा है, ये ये है बच्चों कॉइल, ये वाला पार्ट। आप बोलोगे सर कैसे बनाया? एक सिलेंडर लिया बच्चों, उस सिलेंडर के ऊपर आपने बाइंडिंग कर दी। जैसे ये सिलेंडर होता तो इसको देखने पे ऐसा दिखाई देगा, ऐसा है सिलेंडर, ठीक है। आपने इसके ऊपर बाइंडिंग कैसे की है बच्चों? ऐसे करके, यहां से ऐसे वायर गया यहां पर, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और फिर इधर आया, फिर दोबारा बाइंडिंग किया आपने। ऐसे बाइंडिंग करते जा रहे हो आप ना, बाइंडिंग करते जा रहे हो। दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को? ये बाइंडिंग कर रखी है आपने ना, बाइंडिंग। अगर आप ऊपर से देखोगे ना, इसका टॉप व्यू देखोगे, अगर आप इस सिलेंडर को कंसीडर ना करो तो पता है कॉइल ऐसा दिखाई देगा बच्चों। ये क्लोज लूप है, हाँ भाई क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। ये वायर ऐसे होंगे इस तरीके से। बच्चों मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस यहाँ पे कनेक्शन कहां पे करना होता है, पर मुझे लगता है कि शायद इनके अंदर से इस कॉइल के वायर यहाँ पे निकल के आते होंगे, एक इधर आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंड एंड वाले वायर होंगे, वो वायर ऐसे करके आते होंगे, ठीक है, ऐसे करके। सो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करोगे, आपने कनेक्शन कर दिया, आपने एक ब्रांच में इसको कनेक्ट कर दिया। अगर उस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा होगा तो करंट अंदर जाएगा, यहां से करंट अंदर जाएगा और इस लूप में करंट फ्लो करना चालू कर देगा। इस सेंस में बच्चों इस लूप में करंट फ्लो करना चालू कर देगा और फाइनली ऐसे करके करंट निकल जाएगा। एन नंबर ऑफ टर्न दे रखे होंगे, आई करंट फ्लो कर रहा है, ए एरिया हो गया। क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा? ठीक है। हम कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये रहा, ये होते हैं बच्चों मैग्नेट। ये क्या है? मैग्नेट। ये रहा एक मैग्नेट, एक मैग्नेट ये बच्चों, एक मैग्नेट ये दो मैग्नेट लगे हुए हैं, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ एक साउथ। तो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। इस कॉइल के लूप के पैरेलल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे ना, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बच्चों इसमें ना, मैग्नेटिक फील्ड। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है यहां तक? क्या ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और क्या क्या कर दिया हम लोगों ने? कॉइल समझा दिया। अब बच्चों यहां पे एक पॉइंटर, ये जो अंदर वाला सिलेंडर है ना बच्चों, दिस इज फ्री टू रोटेट। जिसके ऊपर ये बाइंडिंग कर रखी है ना ये वायर की, दैट इज फ्री टू रोटेट। सो अगर बच्चों यहाँ पे करंट होगा, अगर यहाँ पे आपने करंट से कनेक्ट कर दिया इसको, करंट अगर अंदर गया, करंट आएगा तो एम वेक्टर आएगा, और एम वेक्टर आएगा तो टॉर्क आ सकता है, और टॉर्क आएगा तो ये रोटेट करेगा, टॉर्क आएगा तो ये घूमेगा।
और अगर ये घूमेगा तो ये जो एक पॉइंटर एक नीडल लगा रखी है ये भी घूमेगी। अगर ये ऐसे घूमा बच्चों तो ये घूम के यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे जीरो मार्किंग कर रखी होती है, घूम गई। क्या ये आ रहा है भाई आप लोगों को समझ में? मैग्नेट ये रहे, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है बच्चों। ये मैग्नेट लगा रखे हैं आपने, परमानेंट मैग्नेट, जो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो ये ऐसे घूमेगा। अगर बच्चों करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तुमने, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो एम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब एम वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब ये इधर जाएगा। सो करंट चाहे ऐसे फ्लो करे चाहे करंट ऐसे फ्लो करे, अगर एक एक डायरेक्शन वाले करंट के लिए ऐसे घूमेगा तो दूसरे वाले के लिए बच्चों ये इधर घूमेगा। और अगर ये जीरो से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, अगर आपने किसी सर्किट में इसको कनेक्ट किया और ये बच्चों जीरो से डिफ्लेक्शन शो करने लगा, इधर घूम गया या इधर घूम गया, मतलब उस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है। अब तुम बोलोगे सर स्प्रिंग का क्या यूज है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? टॉपिक में टाइम दे रहा हूं मैं, पूरी तरीके से विजुअलाइज कर पाओ, नहीं तो इसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आता पूरा है सबको, क्वेश्चन नहीं बनते, तो प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की जा रही है भाई। अब तुम बोलोगे सर स्प्रिंग कहां लगाई आपने? इसमें बच्चों पीछे की तरफ एक स्प्रिंग लगी होती है, ये वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली। बचपन में गाड़ी गाड़ी चाबी भरने वाली गाड़ियां देखी है बच्चों, जिसमें चाबी भरते थे, कभी उसको तोड़ा है, ऊपर वाला पार्ट हटा देते थे, तो तुमने देखा होगा उसमें एक पत्ती नुमा स्प्रिंग हुआ करती थी बीचों बीच में ऐसे करके। तो जब तुम चाबी भरते हो ना तो उस स्प्रिंग को ऐंठते जाते हो, ऐसे ऐंठन भरते जाते हो, इसमें ये पास पास आता जाता है। लेकिन जब तुम उसको फ्री कर देते हो तो वो ऐंठन जो इसमें आ चुकी है, ऐंठन जो तुमने इसमें क्रिएट कर दिया, उसी को वो रिलीज कर रही होती है, इसीलिए गाड़ी चल रही होती है। आ रहा है समझ में तुम्हें? तो बच्चों इसमें भी एक स्प्रिंग पीछे लगी रहती है। अगर स्प्रिंग नहीं लगाई तो क्या होगा? इस पे टॉर्क लगा था, टॉर्क की वजह से ही भाग जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है इसको। फिर तो ये पूरा राउंड मार मार के आएगा ऐसे करके ना, ये राउंड मार के आएगा। तो पीछे स्प्रिंग लगी रहती है, तो जब इस पे टॉर्क लगता है उस स्प्रिंग में ऐंठन आती है। वही तुम्हें देखा है, चाबी को भरते थे तो तुम्हें, चाबी को भरते भरते तुम्हें वो चाबी टाइट होने लगती थी थोड़ी देर बाद ना। सो जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा यहाँ पे ऐंठन आएगी, उतना ज्यादा ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को ये सारी की सारी कहानी? फिर फाइनली इसका टॉर्क एक जगह पे बैलेंस हो जाएगा और वहां पे ये पॉइंटर रुक जाएगा। करंट बढ़ाओगे, एम की वैल्यू बढ़ेगी, एम में करंट आता है आई, एम इक्वल टू एन आई ए, ये बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, और ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और ज्यादा दूर तक जाएगा। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। समझ रहे हो? ये आया भाई समझ में आप लोगों को? अगर तुमने करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी, मतलब इसका एक रेटेड करंट होता है, हर एक गैल्वेनोमीटर का ना बच्चों एक मैक्सिमम करंट होता है, अलाउड करंट। तो अगर आप इसने उससे ज्यादा कर दी ना, तो वो तुम्हें पता है कई बार तुम गाड़ी में चाबी तुम जरूरत से ज्यादा भर देते थे ना, तो फिर वो गाड़ी चाबी भरवाना बंद कर देती थी। क्या होता था, उसकी ऐठन मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता था या वो टूट जाती थी। ठीक है, तो खराब हो जाती थी गाड़ी ना। तो तुम्हें गाड़ी में चाबी उतनी भरनी होती थी। देखो जब तुम चाबी भरना स्टार्ट करते थे ना, तो धीमे धीमे वो रेजिस्ट ज्यादा करने लगती थी, और फिर जब तुम ज्यादा ही ऐंठना चालू कर देते थोड़ी देर बाद, फिर ऐंठते रहो, फिर ऐंठते रहो, रखो उसको, चलती नहीं थी। ठीक है, सो ये समझ में आ रहा है ये सारी की सारी चीजें? अभी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे तुम्हें जब तक टॉपिक में तुम कंफर्टेबल नहीं होगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ रहा। क्या टेंशन ले रहे हो? सब क्लियर करके चलूंगा मैं, ठीक है ना? सब क्लियर करके चलूंगा। ये यहां तक क्लियर हो गया भाई आप लोगों को? यहां तक क्लियर हो गया पहले तो? अब बच्चों इस पे आ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, सो अभी तक हम सारी हमने हवा में बातें की है, मतलब ना मैंने कुछ चीजें लिखाई भी हैं तुम्हें, ये सब चीजें लिखी हुई है कि अब तुम्हें फील आ रहा है कि उसमें एक कॉइल होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है,
और मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की वजह से होता है। फिर एक स्प्रिंग होती है, क्यों अटैच की होती है ये भी समझ में आ गया होगा। क्यों करंट को ही सेंस करता है, क्यों वो डिफ्लेक्शन करंट फ्लो कराने पे ही आता है, क्योंकि कोई भी जो कॉइल होता है उसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो उसका एम वेक्टर आएगा, एम वेक्टर आएगा तो उसका टॉर्क आएगा, टॉर्क तभी आएगा जब एम वेक्टर होगा। तो करंट नॉन जीरो होना चाहिए लूप के अंदर, करंट लूप के अंदर अगर नॉन जीरो होगा तो ही टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो घूमेगा, ठीक है। सो डिफ्लेक्शन शो कराना, अगर करंट नहीं होगा तो नहीं आएगा। सो जिस भी ब्रांच में आप कनेक्ट करते हो उसका करंट आपको अंदर भेजना पड़ेगा, उसका करंट आपको अंदर लूप में भेजना पड़ेगा। लूप में अगर करंट आएगा फिर चाहे निकल जाए उधर से ना, लूप में करंट आएगा तभी घूमेगा, पॉइंटर जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, पॉइंटर जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो ये आ गया। हाँ, तुम्हारा पूरा ध्यान बीप पे, मैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान ही नहीं है करते रहो सर आप पंचायत है, ठीक है। सो ऐसा हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। सो बच्चों इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, अब इसके थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं। सो अगर एक लूप में करंट आई तो उस लूप पे टॉर्क लगेगा बच्चों, टॉर्क ऑन दी लूप इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। टॉर्क कितना लगेगा, एम क्रॉस बी के बराबर, मतलब एम इंटू बी इंटू साइन थीटा के बराबर, इतना टॉर्क लगेगा। एम की वैल्यू कितनी होती है लूप के, एम की वैल्यू बच्चों, लूप का जो एम होता है वो एन आई ए के बराबर होता है। तो टॉर्क ऑन दी लूप इज इक्वल टू आ जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। बच्चों इसको इनिशियली इस तरीके से रखा जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो। जैसे आपने जैसे इसमें रखा हुआ है ना, देखो इसमें थीटा कैसे होगा, यहाँ पे थीटा कितना होगा बच्चों इस वाले केस में 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और लूप का एरिया प्लेन ऐसे है, तो लूप का जो एम वेक्टर आएगा वो लूप के परपेंडिकुलर आएगा। हाँ भाई, अगर कोई लूप ऐसे रखा हुआ है तो एम वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, एम वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे रखा हुआ है, तो इनिशियली इसको अरेंज ऐसे किया जाता है बच्चों कि ये क्या आ जाए, साइन थीटा 90 के साइन थीटा 1 के बराबर आ जाए, ताकि लूप में जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ सके, टाउ इक्वल टू एन आई ए इंटू बी के बराबर। तो इसको थीटा को तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। मैग्नेट सिलिंड्रिकल क्यों है, ताकि फील्ड यूनिफॉर्म लाया जा सके। तुमने ज्यादातर देखा होगा ऐसे करके मैग्नेट बनाए जाते हैं, अगर आपको इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादातर यूनिफॉर्म चाहिए तो तुमने देखा होगा, ठीक है ना, एन इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे बनाते हैं ना अपन, ठीक है। अब उसके पीछे और क्या कारण है, साइंटिफिक रीजन क्या है, ना जाए अच्छी बात है, कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये तो डायग्राम मैंने तुम्हें इतना समझा दिया है, नहीं तो तुम्हें तो हवा में बातें करनी होती है समय, ठीक है। क्या ये समझ में आया, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी के बराबर होगा। बच्चों जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग स्प्रिंग भी एक टॉर्क लगाती है और उसका टॉर्क बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है। उसका टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उतना ज्यादा टॉर्क लगाएगी। टॉर्क बाय द स्प्रिंग जितना घूमेगी, जितना तुम उसको ट्विस्ट करोगे ना उतना ज्यादा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, टॉर्क बाय द स्प्रिंग। और यहां से बच्चों स्प्रिंग का जो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है दैट इज इक्वल टू सी फाई। सी कहलाता है बच्चों टॉर्सनल कांस्टेंट, सी कहलाता है टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये बच्चों ज्यादातर गिवन होगा, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये गिवन होगा। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट के होता था ना, अरे ये नॉर्मल वाली स्प्रिंग होती थी तो इसमें तो क्या करते थे अपन, इसमें एलोंगेशन करते थे, तो आप इस पे फोर्स लगाना पड़ता था, एफ के एक्स के बराबर आता था। इसमें क्या कर रहे हो तुम, इसमें आप जो है ना उसको अंदर वो चाबी भरते ना, चाबी चाबी भरने वाला कॉन्सेप्ट, तो मतलब आप इसे ऐसे घुमा रहे होते हो। मरोरी नियतांक, यस, हाँ इसी को मरोरी नियतांक बोलते हैं। तो बच्चों स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही होगी, सी फाई के बराबर। अब बच्चों जैसे ही करंट फ्लो कराया तुमने इसके अंदर, करंट फ्लो कराया, वो पॉइंटर जो था वो डिफ्लेक्ट होगा, वो फाई डिफ्लेक्ट हुआ सपोज,
तो टॉर्क लग रहा होगा एक तो C5, अगर वो पॉइंटर रुक गया तो उस टाइम पे टॉर्क जो है, ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क बराबर हो जाने चाहिए NIAB। बच्चों C5 के बराबर हो जाना चाहिए, फाई की वैल्यू आ जाएगी NABI डिवाइडेड बाई C के बराबर। तो अगर आपने इन सब की वैल्यू बच्चों फिक्स कर दी है तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ जाएगा। जब आपने गैल्वेनोमीटर बना दिया तो ऑब्वियस सी बात है, एन की वैल्यू फिक्स हो गई, एरिया की वैल्यू फिक्स हो गई, बी की वैल्यू फिक्स हो गई, सी की वैल्यू फिक्स हो गई। तो बच्चों जो डिफ्लेक्शन आएगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। हाँ, टॉर्सनल इसमें भी तो मरोड़ ही तो रहे हो तुम, इसमें भी तो मरोड़ रहे हो ना एक तरीके से, उसको स्प्रिंग को मरोड़ रहे हो, ऐंठते जा रहे हो उसको। तो क्या ये समझ में आया बच्चों, क्या ये समझ में आया? तो ये पॉइंटर जो होता है, ये वाला जो पॉइंटर होता है बच्चों, कितना घूमेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? करंट कितना ज्यादा है। करंट के बच्चों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे तो जीरो पर रहेगा। अगर तुमने तुमने अगर इसमें आई करंट भेजा, इस अरेंजमेंट में अगर तुमने आई करंट भेजा तो बच्चों मान लो ये फाई घूमा, ये एंगल फाई के बराबर था। अगर तुमने आई भेजा तो डिफ्लेक्शन फाई था, अगर तुमने 2i भेजा तो डिफ्लेक्शन 2 फाई हो जाएगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन डबल हो जाएगा 2i के केस में। क्या अब तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, क्या तुम अब उसके बाद ये बता सकते हो कि हाउ डज इट सेंस द करंट? इसको कोई ऐसा नहीं कि उसने छू के देखा वायर को, टच किया करंट लगा, हो झटका लगा, ठीक है करंट है भाई इसमें, ऐसा नहीं किया ना इसने। इसने उस करंट की एक प्रॉपर्टी को यूज किया। क्या प्रॉपर्टी थी? कि अगर आप एक करंट को एक लूप से फ्लो कराओगे और अगर आपने उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस लूप में करंट फ्लो करने की वजह से लूप का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा, उस लूप पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से लूप घूमेगा, घूमेगा तो पॉइंटर लगा दो, उसको रोकने के लिए स्प्रिंग लगा दो, ठीक है ना, एक रोकने के लिए स्प्रिंग लगा दो। और स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है, लूप की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है, तो आप वो डिफ्लेक्शन को भी मेजर कर सकते हो कि इतने करंट पे इतना डिफ्लेक्शन आएगा। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है डिफ्लेक्शन। So, अगर तुम करंट डबल करोगे तो डिफ्लेक्शन भी डबल होगा, तो एक तरीके से करंट को मेजर करने में मदद कर देगा, करंट को बच्चों मेजर करने में मदद कर देगा ये। क्लियर है? ये होता है बच्चों गैल्वेनोमीटर का वर्किंग। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इसके बारे में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है करंट सेंसिटिविटी, एक करंट सेंसिटिविटी वर्ड होता है जो इसमें जे मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट सेंसिटिविटी CS करके लिखा रहता है, फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं इसी को ना। ये होता है बच्चों डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज डिफाइंड एज करंट सेंसिटिविटी। अब देखो फाई जो आया बच्चों हमारे पास NAB डिवाइडेड बाई C इंटू आई के बराबर आया। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट मतलब फाई डिवाइडेड बाई आई, ये कितना आ जाएगा? NAB डिवाइडेड बाई C के बराबर। दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी CS। इसको बोलते हैं बच्चों करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं इसको, फिगर ऑफ मेरिट, आई थिंक फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट इसका इनवर्स होता है आई डिवाइडेड बाई फाई। मैं एक बार चेक चेक करके बताता हूँ ना बच्चों को। इसका उल्टा होता है, मान ले फिर हम इसको, तुम लोग जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। एक मिनट ना,
करंट सेंसिटिविटी का बच्चों रेसिप्रोकल होता है वो ना, फिगर ऑफ मेरिट इज द रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। ये भी कई बार दे रखा होता है बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सो फिगर ऑफ मेरिट जो होता है 1/, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है भाई, कई बार ये ऐसे टर्म्स दे दिए जाते हैं, इसको ध्यान रखना। what is the use of this करंट सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? छोटे से छोटे करंट को सेंस कर पाए। जैसे बोलते ना मेरे दांत बहुत सेंसिटिव हो गए, मतलब जरा सी चीजों में वो रिएक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे होता है, सेंसिटिव कोई चीज हो जाती है, मतलब अरे अरे बहुत सेंसिटिव है, जरा सा इससे क्या ये बोला, ये तो भाई भड़क ही गया मेरे ऊपर, ऐसे बोलते हैं अपन, ये बड़ा सेंसिटिव है यार, इसको जरा सा कुछ बोलो भड़क जाता है। तो सेंसिटिविटी तो मतलब जरा से करंट के को भी अच्छे से सेंस करे, जिसका जैसे मान लो तुमने एक बार करंट भेजा, आई की वैल्यू रखी बच्चों 1 माइक्रो एम्पियर और डिफ्लेक्शन आया उस केस में 5 डिग्री। दोबारा तुमने करंट दूसरे में, ये 1 गैल्वेनोमीटर के साथ किया आपने, दूसरे में सेम 1 माइक्रो एम्पियर करंट भेजा और बच्चों उसका डिफ्लेक्शन आया 10 डिग्री। कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है बच्चों? ये वाला, ये ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? छोटे करंट के लिए बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब ये छोटे करंट को आसानी से ये मेजर कर पाएगा। अगर आप इसका 1/5 कर दो ना, तो ये 1 डिग्री डिफ्लेक्शन दे रहा होगा, जो कि डबल दे रहा होगा। समझ में आया करंट सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? सो करंट सेंसिटिविटी इज बेसिकली एक तरीके से इस चीज का मेजरमेंट कि कौन कितने छोटे करंट को आसानी से मेजर कर पाएगा। अब आ रहा है कि सर बेटर कौन सा है? वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको बहुत छोटे करंट मेजर करने हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी होगी यू विल गो फॉर इट, ठीक है ना। और अगर आपको बड़े करंट मेजर करने हैं तो तुम फिर करंट सेंसिटिविटी के बारे में इतना ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, फिर वहां पे वो तुम्हारा इतना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सो करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? अगर आपको छोटे करंट मेजर करवाने तो कौन कौन सी चीजें बढ़ानी पड़ेंगी? आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तो एक तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा सकते हो आप, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा सकते हो बच्चों, ए बढ़ा सकते हो एरिया, बी बढ़ा सकते हो मैग्नेटिक, मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग ले लो, एरिया बढ़ा दो, और या फिर वो जो स्प्रिंग है ना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम ले लो। देखो बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा डिफ्लेक्शन के लिए आपको। तो अगर आपने स्प्रिंग सॉफ्ट वाली ले ली तो वो सेम करंट के लिए उसको ज्यादा दूर तक अलाउ करेगी, ठीक है ना, सेम करंट के लिए बच्चों को ज्यादा अलाउ करेगी। क्या ये पूरी चीजें, हर चीज आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो भाई? समझ में आ पा रही है ये सारी चीजें? कोई भी चीज हवा में जा रही हो मुझसे बता देना, मैं हर चीज अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें हर चीज दिखे इसकी। ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर का पूरा आइडिया लग गया कि गैल्वेनोमीटर है क्या भला, और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा कह रहा है कि सर फिगर ऑफ मेरिट का क्या मतलब होता होगा? मुझे लगता है कि वो एक तरीके से ये हो गया ना, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यही हो गया ना, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। सो एक तरीके से उसमें जो वो ये होता है ना, ये जो इस पे मार्किंग कर रखी होती है हम लोगों ने, यहां पे ऐसे मार्किंग कर रखी होती है, जैसे हर एक एक डिग्री का मार्किंग कर रखा है, तो हर एक डिग्री पे कितना करंट होगा, एक तरीके से उसका उसका आइडिया देगा तुम्हें ना। करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, हर एक डिग्री में कितना करंट आपको चेंज करना पड़ेगा हर एक डिग्री के लिए। क्लियर है भाई? हाँ, मतलब लाइक उसका सेंस देखो, सुनो, इसका जो क्वेश्चन आएगा ना, ये मिल तो जाएगा तुम्हें, जेई मेन में मिल सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन। इसलिए मैंने रिसेंटली कहीं इसका क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लाके तुम्हें ऐड कर दिया, क्योंकि पहले मैं नहीं इंक्लूड करता था। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस के साथ कोई नई चीजें दिखती है, हम क्या करते हैं, उनको कराना चालू कर देते हैं। हाँ, शायद एनटीए में आया था, एनटीए में आया था, तो हमने इसको ऐड कर दिया कि यार हाँ, तुम इससे छेड़खानी करोगे तो बच्चों को पता होना चाहिए। हम इसको बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि बच्चा ढूंढ लेगा फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है। तो अगर उसे दे दिया कि
फिगर ऑफ मेरिट इस डिवाइस का इतना दे रखा है, तो एक तो मैं यूनिट से पहचान लूंगा, एक तो मैं किससे पहचान सकता हूं, यूनिट से, तो उसमें दे रखा होगा एम्पियर पर डिग्री करके कुछ ऐसे कुछ दे रखी होगी। तो एक तो या तो कोई बच्चा तो मतलब लाइक यहां दिमाग लगा सकता है कि फिगर ऑफ मेरिट कुछ ऐसा होता होगा, लेकिन लेकिन जिस बच्चे ने देखते ही डर गया, अरे यार ये फिगर ऑफ मेरिट ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था, पूरे नोट्स में नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ नोट्स में नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो रिवॉल्ट कर डालेगा। ठीक है तो हमें क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ही देनी है क्या मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ बच्चों के गैल्वेनोमीटर तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं है, गैल्वेनोमीटर तो बस सेंस करवा देगा, गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर नहीं करते। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं सेंस के लिए, एमीटर बोलते हैं उसको ना, जिससे करंट मेजर करते हैं उसको एमीटर बोलते हैं तो गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर एंड वोल्टमीटर बनाए जाते हैं, जो आज के हमारे टॉपिक है। अगले टॉपिक में बढ़ जाते हैं बच्चों, दैट इज एमीटर। क्योंकि अगर तुम्हें वर्किंग अगर गैल्वेनोमीटर की आती है ना, तो एमीटर वगैरह को आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। एमीटर क्या होता है बच्चों, ये करंट सेंस करने के लिए काम आता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट मेजर करती है। डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट इन एनी ब्रांच, डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट इन एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट इन एनी ब्रांच। ये बच्चों किसी ब्रांच में करंट को मेजर करवाता है, वो सेंस करता था, उसने सेंस कर लिया कि हाँ करंट है, वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गैल्वेनोमीटर को यूज किया जाता है ना, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज किया था हम लोगों ने, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोगों ने वो बीच वाली ब्रांच में लगाया था, हमारा बस मेन मोटो ये था कि उसमें करंट ना हो, तो बस हमें ये था कि ऐसा रेजिस्टेंस की वैल्यू ली जाए, कॉम्बिनेशन ऐसा लिया जाए कि करंट ना शो करे, हमारा वहां पे बस इतना था, हमें उस करंट के मेजरमेंट में इंटरेस्ट नहीं था कि कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, नहीं, तब तो हम एमीटर यूज करेंगे। अगर हमें सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है कि करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, तो हम गैल्वेनोमीटर से काम चला लेंगे। सो डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट इन एनी ब्रांच इज कॉल्ड द एमीटर। इसका सर्किट में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, इस तरीके से। कैसे बनाया जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ it consists of a galvanometer and a small shunt resistance in parallel with galvanometer, in parallel with galvanometer। क्या क्या होता है भाई एमीटर में, एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक शंट रेजिस्टेंस होता है जो पैरेलल में लगा रहता है गैल्वेनोमीटर के। देखो बच्चों, कोई भी गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, उसके साथ एक लिमिटेशन होती है, एक करंट होता है जिसको आईजी मैक्स बोला जाता है, और ये बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, बहुत छोटा, ये फ्यू मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। अगर आपने इससे ज्यादा करंट फ्लो कराया ना गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, कुछ का कुछ रीडिंग देगा, कुछ का कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, जब जीरो देना चाहिए जब जीरो ही नहीं देगा। तो ये करंट बहुत छोटा होता है, आप गैल्वेनोमीटर में इसीलिए शंट लगाना पड़ता है, समझ रहे हो, इसीलिए शंट लगाना पड़ता है। गैल्वेनोमीटर के साथ एक लिमिटेशन होती है कि आप जो है एक बहुत बड़ा करंट उसमें डायरेक्ट एंटर नहीं करा सकते। अब आपको एक सर्किट में करंट मेजर करना था, एक वायर में, उसमें करंट बड़ा करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर 2 एम्पियर का, आपने क्या किया, वहां से वायर को कट करोगे, ये लगा दोगे गैल्वेनोमीटर, अगर तुमने सीधा गैल्वेनोमीटर लगा दिया, 1 एम्पियर करंट अंदर भेजा, खराब खराब हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर उड़ जाएगा। सो गैल्वेनोमीटर के अंदर में बड़े करंट एंटर नहीं करा सकता, इसी के लिए एक सेटिंग की जाती है कि पहली बात, जब भी कोई करंट मेजर किया जाता है
तो उसको इस एमीटर के अंदर एंटर कराया जाता है। उस करंट को क्या कराया जाता है बच्चों, ये एमीटर बीच में सीरीज में लगाया जाता है हमेशा ना। एमीटर कहां कनेक्ट होता है बच्चों, ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ब्रांच को तोड़ के वहां पे लगाओगे तुम वायर, जिस वायर में करंट मेजर करना है ना उसे काटोगे, फिर एक एंड पे इधर वाला वायर, दूसरे एंड पे इधर वाला, तो करंट इसके अंदर जाना चाहिए तब निकलना चाहिए। लैब में किया था, गैल्वेनोमीटर से धुआं निकलने लगा, देखो तो ऐसा होता है। तो अगर तुमने सीधा गैल्वेनोमीटर से करंट भेज दिया बच्चों, गैल्वेनोमीटर से बड़ा करंट, यहां से जो करंट आ रहा है ना जिसको आप मेजर करना चाहते हो, अगर तुमने सीधा गैल्वेनोमीटर से भेज दिया तो ये खराब हो जाएगा। ये बड़े करंट भी हो सकते हैं, ये इनको इनके ऊपर कोई लिमिटेशन थोड़ी है कि गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर की आईजी मैक्स की वैल्यू थोड़ी पता है आपको। तो आप क्या करते हो बच्चों, यहां पे एक शंट लगा देते हो। ये एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर के कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस होता है आरजी, और बच्चों आपने एक शंट लगा दिया आर, आरएस। यहां से करंट भेजते हो, कुछ करंट जाता है बच्चों इसमें जिसे आईजी बोलते हैं, कुछ करंट बच्चों इधर जाता है आई माइनस का आईजी, बाद बाहर जाके पूरा निकल जाता है ऐसे करंट। ये समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, यहां तक तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऐसे करके ये वर्क करता है। क्यों लगाना पड़ा पैरेलल में बच्चों, ये पैरेलल में लगाने के पीछे मजबूरी क्या थी, हमें बड़ा करंट इसके अंदर नहीं भेज सकते, तो हमें इसको पैरेलल में लगाना पड़ा जिससे कि, और इसकी वैल्यू छोटी क्यों है, आरएस को स्मॉल क्यों रखा जाता है, इसको छोटा इसलिए रखा जाता है कि तुम पैरेलल में जितना छोटा रेजिस्टेंस लगाओगे ना उतना ज्यादा करंट इधर से जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट इधर से जाए, गैल्वेनोमीटर में कम जाए। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं बच्चों, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। आप ये लिखोगे ना आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस का आई जी इंटू आर एस, ये लिखोगे, है ना। तो कभी ये आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों, तुम्हें पता है, मैं ये कह रहा हूं कि इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं आर के बराबर है। तो क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि आर इक्विवेलेंट इनटू कैपिटल आई, क्योंकि अब ये पूरा एक रेजिस्टेंस से आपने रिप्लेस कर दिया, मस्ट बी इक्वल टू, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट। क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस आई जी इंटू आर जी के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बार ये फाइनल कर दिया, आर एस की वैल्यू आर जी की वैल्यू सब फाइनल कर दिया, तो क्या ये देख पा रहे हो आप, आई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई आ रहा होगा। व्हाट इज कैपिटल आई, कैपिटल आई इज द करंट विच वी हैव टू मेजर। ये वो करंट है बच्चों जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। क्या वो गैल्वेनोमीटर में जाने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आईजी पे डिपेंड करता है। जितना करंट आप इसमें अंदर भेजोगे उस पे, उसके हिसाब से आएगा ना डिफ्लेक्शन। तो अरे उसको इससे मतलब नहीं, उसको तो इससे मतलब कि तुमने कितना करंट भेजा है इसके अंदर, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि बच्चों अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाहर वाला करंट हो जाएगा। बच्चों हमेशा आईजी की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, जब आप इसमें मैक्सिमम करंट भेज रहे होगे तो डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो रखा होगा। अच्छा, ये जब मैक्सिमम होगा तो बाहर से अलाउड करंट भी उसी टाइम पे मैक्सिमम होगा। जब आप ये मैक्सिमम चाहते हो उस टाइम पे अंदर वाला गैल्वेनोमीटर वाला मैक्सिमम हो गया होगा। अगर आप इसको प्रॉपर्ली ऑपरेट कराना चाहते हो, कोई खराबी नहीं चाहते हो, तो कोई खराबी नहीं चाहते हो तो आप ये बोलोगे कि ये वाला करंट मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ये 0 है तो ये 0 होगा, ये थोड़ा लाए तुम तो ये थोड़ा आ जाएगा, और बढ़ाया तुमने और बढ़ जाएगा, और बढ़ाया और बढ़ जाएगा, और बढ़ाया और बढ़ जाएगा। एक टाइम पे जैसे ये मैक्सिमम हुआ उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है इस वाले को। अरे ये सुनो, गैल्वेनोमीटर जो है एक मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, उससे ज्यादा करंट अलाउ नहीं करता। उस टाइम पे वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देता है।
तुम्हें ये पता है कि ये करंट और ये करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आईजी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक चीज और होती है कि आईजी बच्चों छोटा होता है आई से, बहुत ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि ज्यादातर करंट तो इधर से जा रहा है, समझ रहे हो? तो जब तुम इस आई को बढ़ाओगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है आईजी बढ़ेगा। अरे बाहर वाले करंट को बढ़ाते जाओ तो ये बढ़ता जाएगा और ये बढ़ेगा तो इसका डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। वहां पे एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं बढ़ाना। जैसे ये फाई की मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक करंट होगा ना, ये इसकी एक वैल्यू होगी ना जिसके लिए फाई मैक्सिमम होता होगा। तो मतलब आई जी की वैल्यू मुझे उससे ज्यादा नहीं करनी, उसके करस्पॉन्डिंग ये कैपिटल आई जो होगा ना, क्या वही मैक्सिमम अलाउड करंट होगा या नहीं होगा? इसका वही मैक्सिमम अलाउड करंट होगा जिसको आप इसमें फ्लो करवा सकते हो। अगर उससे ज्यादा कराया तो ये उस मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगा और ये डिफ्लेक्शन खराब, मतलब ये खराब हो जाएगा। तो ये जो रेंज पता करनी होती है ना, जो हमें बोला होता है कि ये एमीटर की रेंज ये वाला मैक्सिमम करंट होता है ये। लेकिन ये सारी चीजें इंटरलिंक है, यहाँ का करंट यहाँ के प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ का करंट जो है डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर आप ये कह रहे हो कि मैक्सिमम करंट मेजर करना है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कराओगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोले तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, उस टाइम पे ये भी मैक्सिमम होगा, तो ये डिवाइस का मैक्सिमम करंट हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको रेंज पता करनी है, आई की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, तो उस टाइम पे बच्चों गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट फ्लो कराना पड़ेगा तुम्हें। मतलब ये वाला करंट मैक्सिमम होगा और ये गिवन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये गिवन होता है। क्या ये आपको ये जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो यही है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट बच्चों यही है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, शंट नहीं चल सकता। शंट के देखो, शंट को चलाना है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो जब सामने वाला लैब में अगर इसको प्रिपेयर कर रहा है ना, तो वो इन चीजों का ध्यान रखेगा कि इतने करंट तक शंट ना चले, तो शंट ऐसा मटेरियल का लेगा जो कि ना चले। सर अभी भी ये एमीटर ही यूज होता है क्या मेजरमेंट के लिए? देखो, घर में जो होती है ना वो एसी सप्लाई होती है, उसके लिए एसी एमीटर यूज होते हैं। ये वाला एसी में नहीं यूज कर सकते आप लोग जो है। ठीक है भाई यहां तक? सो बड़े भाई आगे बढ़े इसको, मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ तो मैं फील दिला देता हूँ इसका ना, थोड़ा सा क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो बच्चों, इफ मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर is maximum allowed, current in galvanometer is 100 microampere, then find shunt resistance to be used so that range of ammeter will be 1 ampere. Resistance of galvanometer is 100 ohm. The resistance of 100 galvanometer is 100 ohm. If maximum allowed current in the galvanometer is 100 microampere, then find the shunt resistance to be used so such that range of ammeter will be 1 ampere if Rg is 100 ohm. क्या हो गया?
अरे क्या हो गया, तुम कहाँ पंचायतों में लग गए? क्वेश्चन सॉल्व करो सर। आइडियल में होगा फिर रेजिस्टेंस, आइडियल वाले में ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ अभी ना, अभी बताता हूँ। पॉइंट 1 आ गया भाई सब लोगों का। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको करना क्या था कि आप ये चाहते हो कि जब आप बाहर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कराओ तो गैल्वेनोमीटर फिर भी वर्क करे, मतलब ये एमीटर उसको मेजर कर सके, मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर मेजर कर सके। तो जब तुम यहां से 1 एम्पियर भेजोगे ना बच्चों, तो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट जा रहा होगा। ऐसा शंट लगाना है आपको कि बचा कुचा करंट वो अपने थ्रू भेज दे, है ना, यही करना है। अच्छा, हमें गैल्वेनोमीटर में जो करंट भेजना है ना, उसकी वैल्यू पता है कितनी, 100 माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻⁴ एम्पियर, यही है ना। अच्छा, बाहर से कितना करंट आ रहा है बच्चों, 1 एम्पियर, तो बचा कुचा करंट किधर जा रहा होगा, नीचे। तो जो आई, ये मैक्सिमम आई है बच्चों, जो हम भेज सकते हैं इसमें ना, आई की मैक्सिमम वैल्यू माइनस का आई जी की मैक्सिमम वैल्यू, ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। हाँ जी, ऑलमोस्ट 1 एम्पियर के बराबर करंट तुम्हें नीचे से भेजना है। और ये 10⁻⁻⁴ एम्पियर था, और 1 में से इसे माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही आ रहा होगा। अब आप बोलोगे कि सर ऊपर वाले में आई जी मैक्स जा रहा है इंटू आर जी मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, 1 इंटू आर एस। ये इसकी वैल्यू कितनी है, आई जी मैक्स की वैल्यू 10⁻⁻⁴, आर जी की वैल्यू 100 इजिकल टू 1 इंटू आर एस। आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तुम्हारे पास 0.01 ओम के बराबर आ गई या नहीं आ गई। सो बच्चों एक चीज का ध्यान देना, 0.01 ओम, 0.01 ओम का अगर तुम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दोगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ करंट 0.01 ओम से चला जाएगा, और 100 ओम है उसका गैल्वेनोमीटर का। तो ये आरएस जो है ना बच्चों, गैल्वेनोमीटर के सामने बहुत छोटा होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के सामने बहुत छोटा होना चाहिए। 100 गिवन है, ये गिवन है, ये रहा आरजी 100 गिवन है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे बोलूं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, अगर मैं आपसे इसको जब तुम किसी ब्रांच में कनेक्ट करोगे तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है 0.01 ओम से छोटा होगा। हाँ भाई, क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगा रखे हैं, तुम्हें पता है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो आता है सिस्टम का, वो छोटा होता है छोटे वाले से, इससे छोटा आएगा। तो मतलब एमीटर का वैसे तो रेजिस्टेंस अपने आप ही बहुत छोटा होता है, लेकिन जब भी आप किसी ब्रांच में कनेक्ट करोगे तो कुछ तो होगा, छोटा होगा लेकिन कुछ तो होगा। तो वो पूरा जो सर्किट होता है ना, जिस सर्किट में आप करंट मेजर करना चाहते हो, तो जैसे ही आप एमीटर को सर्किट में लगाते हो ना, तो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो जो आइडियल आइडियल एमीटर बोला जाए ना कभी भी, तो आपको इस छोटे रेजिस्टेंस को भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जीरो कंसीडर करना है, अदरवाइज इसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। एक्चुअली इट इज नॉट गोइंग टू मेजर। जैसे सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन कराऊं तुम्हें, सेम पिछले वाले को अगर मैं जैसे यहाँ पे लगाऊं कि तुमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो बच्चों ये बैटरी थी 2 वोल्ट की, इसका खुद का रेजिस्टेंस था 0.5 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा था आपने R इजिकल टू 0.5 ओम। यहाँ पे अब एमीटर नहीं था ना बच्चों, तो यहाँ पे करंट कितना था, जब एमीटर नहीं था तो करंट था 2/1, 2 एम्पियर के बराबर। तो जैसे आप इस एमीटर को लाके लगाओगे, इट विल हैव सम रेजिस्टेंस, माना कि वो 0.01 ओम से छोटा होगा, बट इट विल हैव सम रेजिस्टेंस। नाउ आई विल बी डिफरेंट, आई विल बी इक्वल टू 2/RA प्लस का 1, माना कि दैट एरर विल बी नेग्लिजिबल। जितना जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम एरर होगी, दैट एरर विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट स्टिल देयर विल बी सम एरर। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप एमीटर वगैरह लगाते हो ना, तो दे
also affect the actual current. They also affect the actual current. ठीक है भाई, सो उनको अफेक्ट, तो जब तक तुम्हें आइडियल मेंशन ना कर रखा हो ना आइडियल, तो तुम्हें कुछ टाइम बाद ना क्लियरिटी आने लगेगी कि यार कब कब हमें आइडियल कंसीडर करना है, कब नहीं करना है इसको। ये आया भाई समझ में तुम्हें? ये क्लियर हुआ भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे वर्क करता है ये एमीटर जो है, एमीटर में आईजी की। अच्छा कुछ और चीजें बताता हूँ बच्चों ना, तुम बोलोगे कि फिर सर ये इस वाले करंट को कैसे बताएगा, इस वाले को। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों ना, एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल एमीटर को समझने के लिए। जैसे पिछला वाला ही केस ले लेते हैं बच्चों, जिसमें आईजी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? आईजी की मैक्सिमम वैल्यू थी बच्चों तुम्हारे पास 100 माइक्रो एम्पियर। आरजी कितना था? 100 ओम के बराबर। आई कितना आया बच्चों बाहर वाला मैक्सिमम करंट? 1 एम्पियर के बराबर। क्यों आया? क्योंकि शंट हमने जो यूज किया वो 0.01 ओम का यूज किया। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना बच्चों, गैल्वेनोमीटर, अब इसको समझना। सो यहां पे वो पॉइंटर था, सपोज करो 0 तुमने यहां पे मार्क कर रखा है, ठीक है ना, ऐसे करके था पॉइंटर। यहां पे एक स्टॉपर लगा रहता है जनरली ना, इससे इधर ना जाए। अगर आप आईजी मैक्सिमम रखते हो 100 माइक्रो एम्पियर, अगर आप इस गैल्वेनोमीटर में, सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूं मैं, सुन रहे हो, ये गैल्वेनोमीटर है, शंट वगैरह नहीं लगा रखा, गैल्वेनोमीटर ओनली। अगर आप इसमें 100 माइक्रो एम्पियर करंट भेजोगे ना, सपोज करो फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 100 डिग्री थी। कितनी थी? 100 डिग्री। सपोज 100 डिग्री तक ये घूमता है, तो जब आप ये करंट भेज रहे होगे ना, तो ये कितना डिफ्लेक्ट हो रखा होगा? यहां पे आ रखा होगा 100 डिग्री। ये वो मैक्सिमम जगह जहां तक ये जा सकता है। ठीक है, ये आईजी है। ओके, अगर आप आईजी की वैल्यू बच्चों 50 माइक्रो एम्पियर दे रहे हो, तो ये कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा? 50 डिग्री। इन दैट केस ये यहां तक आएगा, ठीक है ना, 50 पे यहां तक आएगा। अब ये किससे डिसाइड होता है? ये इससे डिसाइड होता है, तुम्हें पता है आईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई है। अगर आप कैपिटल आई बच्चों 1 एम्पियर दे रहे हो, लैब में जब बनाया जाता है ना इसको, तुम्हें पता है कि अगर कैपिटल आई 1 एम्पियर के बराबर है, तो आईजी जो होगा उस टाइम पे 100 माइक्रो एम्पियर रहा होगा। अब ये 100 माइक्रो एम्पियर रहा है, तो ये डिफ्लेक्ट तो इसके हिसाब से नहीं हुआ, वो इसके हिसाब से हुआ, लेकिन तुम लैब में इसके सामने लिख दोगे 1 एम्पियर, तुम इसके सामने लिख दोगे, क्योंकि लैब में तुमने ये सब चीजें टेस्टिंग कर रखी है, तो तुम इसमें लिख दोगे 1 एम्पियर। तो बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों यहां पे, कि इस डब्बे के साथ धोखा हो रहा है, इसकी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। व्हाट इज दैट दुरुपयोग? बाहर से तुम 1 एम्पियर दे रहे हो, शंट लगा दिया तुमने यहां पे, इधर गया बच्चों आईजी 100 माइक्रो एम्पियर, और इसने डिफ्लेक्शन दिया इसके हिसाब से, लेकिन तुमने लिख क्या दिया यहां पे? 100 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो जब भी आप यहां से 1 एम्पियर भेजोगे, ये तो 100 माइक्रो एम्पियर के हिसाब से 100 डिग्री डिफ्लेक्शन दे रहा था, तुमने यहां पे 1 एम्पियर लिख दिया, तो तुम्हारा करंट कौन सा रीड हुआ? ये वाला। फिर तुमने क्या किया कि यहां पे लिख देते हो तुम 0.5 एम्पियर, और तुमने फिर इसके 100 डिवीजन बना दिए बीच में, क्योंकि तुम्हें पता है कि डिफ्लेक्शन जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर 100 माइक्रो एम्पियर के लिए 100 डिग्री आ रहा है, तो 1 माइक्रो एम्पियर के लिए 1 डिग्री आ रहा होगा। अगर यहाँ 1 माइक्रो एम्पियर जा रहा है, तो यहां से 1/100 एम्पियर आ रहा होगा। समझ में आया? तो इसका एक डिवीजन क्या रीड करेगा? इसका बच्चों एक डिवीजन 1/100 एम्पियर रीड करेगा, 10 मिली एम्पियर रीड करेगा एक डिवीजन। एक तो एक्चुअल में तुमने कौन सा करंट रीड किया? जो तुम एमीटर पढ़ रहे हो, तुम वाकई में बाहर वाला ही रीड करवा रहे हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर को नहीं पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है।
दिस विल बी द लीस्ट काउंट, 10 मिली एम्पियर पर डिवीजन होगा बच्चों। जो गिवन, हाँ, जो मार्किंग जो की जाती है ना, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। उसे कैलिब्रेट किया जाता है लैब में, ये मार्किंग की जाती है, इस तरीके से मार्किंग की जाती है। अब बच्चों सेम गैल्वेनोमीटर को आप डिफरेंट गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि नहीं सर, मैं 10 एम्पियर करंट रीड करवाना चाहता हूं इससे, सेम गैल्वेनोमीटर से 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर रीड करवाने का मतलब क्या हुआ बच्चों? अब अगर आप 10 एम्पियर रीड करवाना चाहते हो तो इस गैल्वेनोमीटर में, सेम गैल्वेनोमीटर है, आपको बस शंट की वैल्यू चेंज कर देनी है। आप कह रहे हो कि मैं 10 एम्पियर तक मेजर कर पाए, ठीक है भाई, 10 एम्पियर तक ये मेजर कर पाए, गैल्वेनोमीटर हो गया। आरजी की वैल्यू क्या है बच्चों? 100 ओम। अब जब तुम यहां से मैक्सिमम भेजो ना, आई मैक्स विच इज 10 एम्पियर, तो ये कितना होना चाहिए बच्चों? ये आई जी मैक्स होगा उस टाइम पे 100 माइक्रो एम्पियर। शायद जब तुम इसको सॉल्व कर रहे होगे ना, तो अब आर एस की वैल्यू बच्चों 0.001 ओम आ रही होगी, ये आ रही है, यही आ रही है ना? अब बस इसके साथ धोखा क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का तो अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसके साथ धोखा क्या हो जाएगा, बस तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, अब ये लगा दोगे पहले तो तुम 0.001 ओम का, और यहाँ पे लिख दोगे 10 एम्पियर, और हर एक डिवीजन, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर का हो जाएगा। समझ गए? तो अगर आपको बड़े करंट मेजर करने हैं, अगर आपको बच्चों बड़े करंट मेजर करने हैं, तो आप इसको यूज करना पसंद करोगे। अब आपको 50 मिली एम्पियर मेजर करना है तो आप इसको यूज करोगे 50। और अगर आपको माइक्रो एम्पियर में मेजर करना है, जैसे आपको पता है कि इस वाली ब्रांच में फ्यू मिली एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं होगा, तो आप फिर इसको यूज करके तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे इसका सबसे छोटा जो डिवीजन है वो 100 मिली एम्पियर रीड कर रहा है, तुम रीड करना चाहते थे 2-4 मिली एम्पियर, तुम 2-4 मिली एम्पियर रीड करना चाहते थे, तुम्हारे दोनों ही काम के नहीं है। तो अब आप एक ऐसा एमीटर बनाओगे जिसकी रेंज जो है कम हो। अगर तुम्हें 5 मिली एम्पियर रीड करना है तो ये वाला भी नहीं हिलेगा और ये तो बिल्कुल ही नहीं हिलेगा, है ना? क्योंकि एक डिवीजन हिलने का मतलब है 100 मिली एम्पियर। 10 डिवाइडेड बाई 100 यही आएगा ना? हाँ, समझ गए भाई? तो ये समझ में आया? तो आप जो है अपने हिसाब से एमीटर यूज करोगे। क्या गैल्वेनोमीटर और एमीटर दो बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए आप लोगों को अभी तक? आईजी की मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी, यस, आईजी की मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आईजी गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम वैल्यू गिवन होती है करंट की ना। उसके अलावा आपसे रेंज वगैरह पूछी होती है, शंट वगैरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं इसके ज्यादातर। लीस्ट काउंट तो यार देखो सिंपल सा है। अगर तुम 10 एम्पियर तक मैक्सिमम करंट रीड कर रहे हो, तुमने बोला कि इस पे स्केल पे आपने 100 डिवीजन बना रखे हैं, ऑब्वियस सी बात है हर एक डिवीजन 0.1 मिली एम्पियर रीड कर 0.1 एम्पियर रीड कर रहा होगा हर एक डिवीजन। खत्म। हाँ, तो वो कन्वर्जन ही तो बताया है। चलो अगला नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वोल्ट मीटर। इट कंसिस्ट ऑफ it consists of a galvanometer
इन सीरीज विद a large resistance, a large shunt resistance. इसमें क्या होता है भाई, एक डब्बे के अंदर तुमने क्या कर रखा होता है, एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा होता है और एक शंट रेजिस्टेंस होता है। इसके साथ और बड़ा धोखा होता है, देखना इस चीज को, इसके कंस्ट्रक्शन को समझना। इसके साथ तो बहुत ही बड़ा धोखा होता है, ये होता है शंट रेजिस्टेंस और ये हो गया बच्चों गैल्वेनोमीटर। ये वो दो पॉइंट होते हैं जो बाहर निकले होते हैं जहां पे आपको कनेक्शन करना होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जिन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होता है उन दोनों पे आपको इसको कनेक्ट करना होता है। वैसे गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है ना बच्चों, वो यहाँ पे पड़ा रहता है इस जगह, अभी कहीं कनेक्टेड नहीं है तो ये पॉइंटर यहीं रहेगा। ठीक है, आपको किन्हीं दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, इन दो पॉइंट का ना, यहाँ पे कुछ लगा हुआ था, ये सारी चीजें थी, एक सर्किट था ये पूरा। आपको यहाँ से पोटेंशियल मेजर करना है, आपने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे बच्चों, अब थोड़ा सा करंट ऊपर जाने लग जाएगा और करंट जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा। हाँ भाई, गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को अगर हिलाना है तो करंट तो भेजना पड़ेगा, तो ये डिफ्लेक्ट होगा और वो करंट ऐसे करके निकल जाएगा, ऐसे करके निकल के आ जाएगा बच्चों। ये आया भाई समझ में आप लोगों को? ये समझ में आया? जितना ज्यादा करंट ऊपर भेजोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा इसका। हाँ भाई, जितना ज्यादा करंट ऊपर जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अब जो लैब में इसको बनाता है उसको पता होता है कि आरजी कितना है और आरएस कितना है। तो मेरे को एक बात बताओ, किसी भी टाइम पे अगर यहाँ पे आई करंट आ रहा है तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आरजी प्लस का आरएस, यही होगा ना? आई आरजी प्लस का आरएस के बराबर होगा बच्चों। अगर आप इन दोनों पॉइंट का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस आई को मैक्सिमम करना पड़ेगा जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है। ये होती है बच्चों मैक्सिमम रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। आपने इसको दो पॉइंट के अक्रॉस ऐसे कनेक्ट किया कि उस टाइम पे इसमें मैक्सिमम करंट जा रहा था जो अलाउड था गैल्वेनोमीटर में। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा जिसको ये रीड करेगा, वो ये पता है क्या करते हैं लैब में, क्या किया जाता है कि उनको ये पता है कि जब देखो, जब तुम इसको मैक्सिमम भेजोगे बच्चों तो तुम्हें पता है कि पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होगा उस केस में, है ना? ये फाइव की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, 5 मैक्स हो गया, तो यहां तक आ रहा होगा। तो तुम समझ जाओगे कि अगर ये पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हुआ है मतलब इस टाइम पे तुम मैक्सिमम करंट भेज रहे हो और तुम्हें आरएस और आरजी की वैल्यू पता है, तो तुम यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, ये मान लो ये 10 वोल्ट है तो तुम यहाँ पे 10 वोल्ट मार्किंग कर दोगे। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू पॉइंट्स। लैब में भी तो किसी ने बनाया होगा ना इसको पहले, समझ गए? यहाँ पे 10 वोल्ट लिख दिया तो बेसिकली वो पॉइंटर तो इस करंट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन तुमने लिखा हुआ क्या है, 10 वोल्ट, बीच में 5 वोल्ट, अगर आधा करंट आ रहा होगा तो 5 एंड सो ऑन। शंट का काम क्या है? शंट का काम ये बेटा, ये जो सर्किट था ना जिसमें ये अपना करंट फ्लो कर रहा था, जिसके इन दो पॉइंट से आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर शंट नहीं होता तो इसका रेजिस्टेंस होता छोटा, ज्यादा से ज्यादा करंट इधर भाग जाता। इसका जिन दो पॉइंट का तुम एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते थे ना, उनका मेजर ना करके, क्योंकि अब इसमें करंट ही चेंज हो गया, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस वगैरह लग रहे होंगे उनकी वैल्यू पता नहीं क्या आएगी, है ना? अब जो आई आर होगा वो डिफरेंट होगा। आप नहीं चाहते कि ऊपर ज्यादा करंट जाए,
आप नहीं चाहते कि ऊपर ज्यादा करंट जाए। देखो भाई वोल्ट मीटर का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेंज। रेंज का फॉर्मूला बच्चों बहुत सिंपल है, वी मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू आर जी प्लस का आर एस। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं इसके ना। ऐसे में बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे इसके ना। चलिए भाई एक क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है, ये भी दे रखा है, 200 ओम का है, ये भी 200 ओम का है, ये 100 ओम का है। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया और इसका खुद का रेजिस्टेंस आरबी की वैल्यू एक बार 100 ली, आरबी की वैल्यू बच्चों एक बार 1000 ली, आरबी बोले मतलब ये दोनों दोनों मिला के, दोनों की वैल्यू मिला के, ठीक है। और तीसरी बार में आरबी की वैल्यू 10,000 ओम ली। फाइंड दी एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, परसेंटेज एरर। करो भाई, ये बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन ना, परसेंटेज एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। बैटरी का वोल्टेज जो है 20 वोल्ट है। इनिशियली की ओपन थी, की को कनेक्ट करना है, अब क्लोज कर देना है। आरबी की वैल्यूज आपने 3 वोल्ट मीटर लिए, अलग अलग वोल्ट मीटर आप कनेक्ट कर रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूं। पागल हो गया गणेश तू आज? क्या हरकतें कर रहा है? इतनी देर से मैं तेरे नाम सुने जा रहा हूँ, सुने जा रहा हूँ। मैं इतनी देर से तेरे को ब्लॉक ना करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता है। चलिए, शंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये इसको शंट का एक्चुअल मतलब चाहिए। आज तो तुम्हारे क्वेश्चन इतने सही से आ रहे हैं, मतलब लाइक सारे एक्चुअल मतलब मेरे से ही पूछ डालो तो पता है शंट कर दूंगा। याद है बचपन में कई बार, अगर तुम यूपी से हो तो
घर वालों ने बोला होगा कभी ना कभी ये वर्ड ना, तेरे को शंट करने की जरूरत है, 2 मिनट में शंट कर दूंगा। बोलते ना ऐसे करके। हाँ, अंट शंट मत बोल। एक ये भी होता है, अंट शंट खाना खा लिया, वही है। चलिए। हो गया, तुम्हारा आंसर मिल गया ना उसमें। आगे भाई आंसर आया पहले वाले का, पहले वाले का आंसर आया बच्चों। देखो बच्चों, जब एरर पता करते हैं ना, तो एक होती है ट्रू वैल्यू और एक होती है मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू होती है बच्चों जो वोल्ट मीटर से ना मेजर की गई हो, तो वोल्ट मीटर को भी मत मानो। पहले तो पहले देख रहे हो सर्किट क्या है बच्चों, ये 200 200 पैरेलल में, इनका हो जाएगा 100 और ये 100। तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक जो था ना, वो 10 वोल्ट था, और 10 वोल्ट बच्चों यहां से यहां तक था। ठीक है ना? एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक क्या था, 10 वोल्ट। अच्छा, वोल्ट मीटर नहीं लगा रखा था। सो ट्रू वैल्यू जो है ना बच्चों, दैट इज 10 वोल्ट इन दो पॉइंट की। अब तुमने यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया, कितने ओम का, 100 ओम का। जैसे आपने 100 ओम का बच्चों वोल्ट मीटर लगाया, तुम्हें ये बताइए तीनों पैरेलल में हो गए, इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा अब, इनका मतलब देखो सुनो, एक चीज याद रखो, जब भी ऐसा रीडिंग वगैरह लेनी हो ना वोल्ट मीटर की, सिंपल सा वोल्ट मीटर को उसके रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, सर्किट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिया करो। जैसे मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं वोल्ट मीटर को 100 ओम से रिप्लेस कर दूंगा। 200 का बच्चों ये लगा हुआ है, 200 का एक और लगा हुआ है, ये हो गया 100 का। समझ रहे हो, 200 200 200। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया बच्चों, मुझे इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा करो, ये 50 ओम हो गया, ये 100 ओम हो गया, ये कितना है बच्चों, 20 वोल्ट। क्या कोई मेरे को बता सकता है यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 20/3 के बराबर। हाँ भाई, 20/3 के बराबर आएगा। तो बच्चों यहां से यहां तक का 20/3 ना, दैट विल बी द रीडिंग, वही रीडिंग होगी 20/3। कुछ नहीं करना। ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है ये वाला, बच्चे ना कई बार कंफ्यूज करते हैं, सर वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट तो लगाया ही नहीं, आईजी वाईजी वो तो कहां गए। नहीं, नहीं लगाने, वो अपने आप ध्यान रखेगा। तुमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है ना, तो ये रीडिंग होगी, तो इसकी रीडिंग कितनी आ रही है बच्चों, 20/3 वोल्ट। तुम देख रहे हो कितना अफेक्ट कर दिया इसने इस रीडिंग को। 10 वोल्ट आनी चाहिए थी, 20/3 दे रहे हैं, 6.67। एरर कितनी है बच्चों, डेल्टा बी एरर, इसकी मेजरमेंट में एरर कितनी है, 10 - दिस, 10/3 वोल्ट। हाँ भाई, परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी, 10/3 एरर है, एक्चुअल वैल्यू उसकी 10 थी, इंटू 100, 33.3% एरर है इसमें, इस मेजरमेंट में 33.3% एरर है बच्चों। 333 आ रहा है क्या, एक मिनट ना, 33.आ रहा होगा। ओए प्रणव, क्या कर रहा है, 33.3% एरर आ गई बच्चों। मतलब कोई फायदा नहीं है इसको यूज करने का। ठीक है, अब आपने कहा कि चलो सर एक काम करते हैं, एक और वोल्ट मीटर हमारे पास जिसका लाइक 1000 वोल्ट है, 1000 ओम है रेजिस्टेंस। मैंने कहा चलो इसको यूज कर लेते हैं। आपने 1000 ओम वाला लगाया। अच्छा, वो 200 वालों को मैं डायरेक्ट 100 लिख दे रहा हूँ बच्चों ना, नीचे वाले जो है ना 200 वाले, ये 1000 हो गया, एक 100 यहाँ लगा हुआ है, और ये 20 वोल्ट हो गया।
क्या आएगा बच्चों इनका इक्विवेलेंट? नीचे तो 1100 आ रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा ये 1000/11 है, 1000/11 आ रहा होगा ना। और ये हो गया बच्चों 100 ओम। देखो कितना आएगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस। करंट पता करो जल्दी से, आई की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई, ऐड करो इन दोनों को, 1100 और वो 2100 इंटू 11, 22 डिवाइडेड बाई 21। ये आ रहा है भाई, आई की वैल्यू आ गई। अब यहां से आधा का पोटेंशियल पता करो, तो वी कितना आ जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 210 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 11, 2, ये से कट गया, कितना आ गया 200/21, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9.9 बार जाएगा, 9 एकम 9 दूनी 18, 189, 110, 21 से डिवाइड करो 110 को, 9.5। क्या कर रहे हो, 9.55 आ रहा होगा। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या थी, 10 वोल्ट। मिल क्या रही है ये, एरर कितनी बच्चों इसमें 0.54, मतलब 45 डिवाइडेड बाई 10 से डिवाइड कर दो, और परसेंटेज एरर कितनी आएगी 4.5%। ये समझ में आ रहा था मैं क्यों आरबी आपको ज्यादा चाहिए। आरबी होता क्या है, आर ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस आर ऑफ शंट, ज्यादा क्यों चाहिए। तुम देख रहे हो एरर कम हो गई, एरर कितनी कम हो गई है। डायरेक्ट एक 100 ओम वाला लिया था, 1000 वाला लिया, दोनों में डिफरेंस, और जब तुम ये लोगे ना 10,000 वाला, that error will be negligible almost, that error will be very small। क्या ये आप लोगों को समझ में आया, क्या ये समझ में आया कि why the volt resistance of voltmeter is so large, but still there will be error। मैं ये नहीं कह रहा कि एरर लेस होगा, एरर यहाँ पे होगी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा ही करेगा सर्किट के को, ये सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा ही करेगा। ट्रू का 10 वोल्ट कैसे, ट्रू मतलब बिना वोल्ट मीटर के जो एक्चुअल में वैल्यू आनी चाहिए थी, वोल्ट मीटर के बिना जो आनी चाहिए थी, तो तू बिना उसके सॉल्व कर लेना यार उन दो पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में जो वैल्यू आनी चाहिए थी, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो आना चाहिए था बिना वोल्ट मीटर के, तो ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया तुम लोगों को ये सारी की सारी कहानी जो है, और तुम इससे कर रहे होगे ना, एक बार जल्दी से करके देखो भाई, ये 10,000 वाला करके देखना, 10,000 वाला जल्दी बताओ आंसर ना हमें, 10,000 वाला, मुझे लग रहा है कि 10,000 वाले में 100 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 10100, ये आ रहा होगा बच्चों रेजिस्टेंस, ये आ रहा होगा, और इसमें प्लस 100 वो साइड वाला कर देना, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो करंट आएगा 20 डिवाइडेड बाई ये टोटल रेजिस्टेंस 10⁴ डिवाइडेड बाई 101 प्लस का 100, और फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर देना 10⁴ डिवाइडेड बाई 101 से। अगर आप यहां से 100 कॉमन ले लेते हो ना, ये 2 बनेगा और ये 2 बन जाएगा, तो कुछ ऐसा बन रहा होगा 2000 डिवाइडेड बाई ये 100 प्लस 101, और ये 101 से 101 कट जाएगा, ये बन रहा होगा बच्चों ना 2000 डिवाइडेड बाई 201, 9.95, देखो 0.05 वोल्ट की एरर है,
ऑलमोस्ट 0.5% एरर। गॉट इट? ये है बच्चों, 0.05% एरर होगी ना, 0.5%, 33.3 से 4.5 और फिर 0.5। इसलिए बच्चों इसलिए इसको यूज किया जाता है। आरबी बढ़ाने पे यस, आरबी तो क्या बढ़ाओगे, गैल्वेनोमीटर का तो बढ़ाओगे नहीं, तुम शंट का बढ़ाओगे। शंट प्लस का गैल्वेनोमीटर दोनों को आरबी बोलते हैं, ठीक है। तो शंट की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे ना उतनी ज्यादा एक्यूरेसी देता जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि स्टिल देयर इज दिस एरर, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर और वो किस तरीके से एरर नहीं देता, क्यों पोटेंशियोमीटर की रीडिंग में कोई एरर नहीं आती, क्यों ये जो फैक्टर थे इनमें क्या हो रहा था बच्चों कि तुम्हें अगर वोल्ट मीटर से करंट, वोल्ट मीटर से मेजरमेंट कराना है तो करंट सर्किट का ऊपर भेजना पड़ेगा, तभी वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। मीटर में भी तुम्हें उसमें बीच में लगाना पड़ेगा, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करना था, ठीक है। सो इनमें ये प्रॉब्लम थी कि करंट ड्रॉ कर रहे थे। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे ना, एक तुम्हारा हो गया, एक हाफ डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का, मुझे याद दिला देना। एक हाफ डिफ्लेक्शन मेथड होता है गैल्वेनोमीटर का, दूसरा होता है तुम्हारा मीटर ब्रिज, तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और पोटेंशियोमीटर। 4 डिवाइसेस कल के लिए बची हैं, ठीक है। आज का होमवर्क नोट कर लो आप लोग, जो आपको करके आना है। थर्टी सेवन तक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां तक हो चुके थे ना 37 तक बच्चों। 38, 39, 40, 41, 42 में पढ़ाऊंगा अभी ना, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ना 42 का। 43 अगेन, 44, 45, 46, 47, 48, 49 नहीं करना आप लोगों को, वही हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का है। 49 तक हो गया, मतलब 48 तक हो गया। 38 से 48 तक 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं। फिफ्टी थ्री करना है बच्चों आपको। 54 नहीं, 54 तो पोटेंशियोमीटर का है, पोटेंशियोमीटर वाला नहीं करना, ठीक है। 54 नहीं करना। 59, 61 से 63 तक सारे। रुक जाओ, चैन खाओ, जा कहाँ रहे हो। ये बच्चों फर्स्ट 4, 5, 6, फर्स्ट 6 क्वेश्चन करने हैं आपको। नाइन्थ एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 के, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18, 18,
देखो पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस और हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के अलावा मैंने सारा करा दिया तुम्हें ना। तो मेरी तरफ से तो तुम पूरा कर सकते हो, लेकिन तुम लोग आलसी ठहरे। ठीक है, देखो भाई जो डीसीएस होगी ना, डीसीएस में तुम्हें बहुत सारा करके आना है। करंट की एक्सरसाइज 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तो कराऊंगा डिस्कस। ठीक है, तुम्हारी एक इलेक्ट्रो की क्लास और लगानी है ना, एक तो कुछ रह गया डिस्कशन के लिए, उसको लगाता हूं मैं। और करके आना भाई इस चीज को ना, इतना करके आना। कल कल मैं इसको पूरा पूरा पढ़ा दूंगा आप लोगों को ना। कल भी कुछ डिस्कस करेंगे अपन ना, एक्सरसाइज 1 वाला डिस्कस करेंगे, तब मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। पोटेंशियोमीटर 4 मेथड रह गए। ठीक है बच्चों, चलो बाय।